हाल ही में इंजीनियर राशिद को बेल मिल गई है और इस टेम्परेरी बेल के मिलने के बाद इंजीनियर राशिद के समर्थक वहां पर पहुंचे, मीडिया वहां पर पहुंचा और कई तरह के बयान जो हैं वो इंजीनियर राशिद के द्वारा दिए गए। और ये बयान जितने भी दिए गए इन सब की वजह से कई तरह की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो क्रिएट हो गई है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। आज इंजीनियर राशिद की बेल के बाद जो उन्होंने बयान दिए हैं, इन बयानों के ऊपर कुछ चर्चाएं जो हैं वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एडिटर इन चीफ मौजूद हैं द अर्थ न्यूज के शिवांग सत्य गुप्ता। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है चैनल में। सर, आप सिंपली ये बताएं कि किस नज़र से आप देखते हैं कि जिस तरह से इंजीनियर राशिद को बेल मिली है, बेल मिलने के बाद एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, और सबसे बड़ी स्टेटमेंट तो ये थी कि अब ये मोदी का कश्मीर नहीं, अब ये इंजीनियर राशिद का कश्मीर होने वाला है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पहले तो साक्षी, आई अप्रिशिएट यू। आप हमारी टीम के एक स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं और आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस। अच्छी कवरेज आप कर रहे हैं। आज आपने मुझे बुलाया इसके लिए। जो ये स्टेटमेंट है इंजीनियर रशीद का, हम जब से इंजीनियर रशीद पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन, सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। जब एमपी के इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, उनको लोगों का मैंडेट मिला और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे जेएंडके के, वो इलेक्शन में अपने आप को कामयाब नहीं बना पाए। लोगों ने उनको नहीं चुना, उमर अब्दुल्ला साहब। और देखा गया काफ़ी बड़ा मार्जिन था। इम्पोर्टेंट ये है, बीइंग अ मीडिया हाउस, हम लोग एनालिसिस करें, जी हम लोग चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखें जी और वो चीज़ें बढ़ा के सामने प्रेजेंट करें पब्लिक के इन लार्ज, जो चीज़ें छूट जाती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि नया कश्मीर मोदी का नहीं, इंजीनियर रशीद का है। कश्मीर, जम्मू, लद्दाख या पूरा भारत अगर हम कहें तो ये हर उस इंसान का है जो इसका भारतवासी है। मोदी जी हमारे चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। वो खाली एक आम नॉर्मल एमपी नहीं है, इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 में बने, फिर 2019 में बने और अब वो 2024 में भी चुन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो इंजीनियर रशीद का जो ये स्टेटमेंट है, ये एक 4 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट या कश्मीर के पॉपुलेशन को एड्रेस कर सकता है, बट ना ये जम्मू को एड्रेस कर रहा है, ना ही ये बाकी एरियाज़ को एड्रेस करता है जहाँ पे कि इंजीनियर रशीद का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये है फैक्ट। स्टेटमेंट्स हैं, दी जा रही हैं। मैं उनके पूरे इंटरव्यू को 2-3 बार देखा, हम सब देख रहे थे कि क्या इस पर टेक लेना है। जी नेचुरली एक इंसान जब 5 साल इम्प्रिजेंट हो और वो इम्प्रिजेंट हो बिकॉज ऑफ पीएसए, वो वहाँ पे अपनी परेशानियों से गुजरे, वहीं से उन्होंने इलेक्शन लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की, एमपी बने। अब उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीएसए लगाने के बाद कोर्ट से बेल मिली है। तो भारत की न्याय व्यवस्था जो हमारी है वो बड़ी रोबस्ट है, इम्पार्शल है और वो जुडिशियस है। तो जिस एक्ट्स के अंदर उनको अरेस्ट किया गया था पीएसए के अंडर, उन्हीं प्रोविजंस के अंडर ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि अब इनको बेल देनी चाहिए, तो उनको बेल मिल गई है। पॉलिटिकल लोगों का काम होता है स्टेटमेंट्स देना, मीडिया उसका काम होता है वो प्रेजेंट करना और एक एनालिसिस लेना, वो हमारा राइट है, हम लेंगे। तो इंजीनियर रशीद का जो ये स्टेटमेंट है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। वो दे स्टेटमेंट, हमने भी उसको लगाना है अपने पेपर में। अगर आप व्यू की बात करें तो पूरे इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। पॉइंट टू पॉइंट मैं चाहूँगा कि उनके वोटर्स देखें, उनको वोट करें, नहीं करें उनकी चॉइस है, बट जब तक इनडिसिसिव थिंग है ना, इनडिसिसिव होता है फैसला नहीं लेना। जी हाँ। तो विजडम कहती है यू टेक रॉन्ग डिसीजन और राइट डिसीजन। इनडिसीजन इज़ अ बिगर रॉन्ग डिसीजन। अब नहीं फैसला ले रहे हैं
तो ज़रा बड़ा गलत फैसला ले रहे हैं। गलत होगा आप उससे लर्न करेंगे, सुधार देंगे। जी सही होगा आप उससे बेनिफिट लेंगे, आप डिसीजन ही लेंगे। तो कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों ने कभी भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पे जम्मू की जो पॉपुलेशन है हमारी, उसने कश्मीर के द्वारा बनाई हुई अनसर्टनिटी को हमेशा स्टेबलाइज किया। चाहे आप बात करें हिस्ट्री की, तो महाराजा जी ने कश्मीर को स्टेबलाइज रखने में, अफ़गान से बचाने में, जो वहाँ पे अटैक्स होते थे, कश्मीर की इनोसेंट जनता को एट्रोसिटीज़ की जाती थी, तो डोगरा राजाओं ने जब वहाँ पे एनेक्स किया अपने साथ, जो तरीका था, आज इलेक्शन जीत के आपको बनना है, तब आपको उधर अपने वॉर होनी है, जो जीतेगा वो उसकी प्रजा बनेगी। तो उस टाइम पे भी डोगरा राजाओं ने जब कश्मीर को अपने साथ जोड़ा, आप हिस्ट्री में जाके देखें, लोगों को देखना चाहिए कि आज भी कश्मीर में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, वहाँ पे आज भी फ्लड्स आते हैं। तो अगर जम्मू और कश्मीर आपस में कोलैबोरेट नहीं करता, तो कश्मीर के लोगों के पास पॉसिबल नहीं था कि और पहाड़ों पे जाएं। उनके लिए लिवेबल कंडीशंस बनाने के लिए प्लेन्स का रास्ता था। प्लेन का रास्ता तभी आया जब जम्मू कश्मीर एक रियासत बनी, डोगरा रूलर्स ने उसको क्वाइन किया, और उसका 100 साल तक एक रिमार्केबल ग्रोथ हुआ। फिर भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, इंडायरेक्टली दे वर रूलिंग। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इंजीनियर रशीद की हिस्ट्री को ही देख रहा था कि वो बड़ी कंफर्टेबली ही वॉज प्लेइंग विद इमोशंस एंड प्लेइंग विद द वर्ड्स। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जम्मू हैज़ गॉट इक्वल स्टेक्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर का कोई लीडर आइसोलेशन में बात नहीं कर सकता है। उन्होंने अपनी पूरी बातचीत में कश्मीरी पंडितों को कहा, आप आएँ, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, जी जी आप बैठें। ही हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट द डोगरास ऑफ जम्मू। क्या वो जम्मू कश्मीर रियासत में डोगरास को जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं समझते हैं? जिस कश्मीर को लेके वो कहते हैं प्लेबिसाइड कराया जाए, क्या उस प्लेबिसाइड पे रेफरेंडम में जो भी कश्मीर के लीडर्स ने एक पॉलिसी बनाई, क्या उसमें डोगरास का स्टेक नहीं था? डोगरास का ही स्टेक था। और उसी स्टेक्स के रहते महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और फिर जाके कश्मीर की वादियों से ब्रूटल फूट्स हम बोलेंगे, जो अफ़गानी इन्वेडर्स आए थे, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिल के उन्होंने एक क्रुसेड किया था, एक हमला कर दिया था ऐसा कि छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, और ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी ने अपनी जान की शहादत दे के कश्मीर को सेफ किया। उसके बाद सारी बातें शुरू हुई है। शेख साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को बहुत प्रेज़ किया। जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे, उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी। जी तब वो एनसीपीडीपी के लीडर्स को कह रहे थे कि दे आर नॉट द वॉइस ऑफ पीपल। एंड और उन्होंने जब वो ये भी प्रेस कहा था। कॉन्फ्रेंस में जी आते हैं जी जी साक्षी, तो उस टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि आई सल्यूट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, आई सल्यूट फारूक अब्दुल्ला, आई सल्यूट द सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब। तो वो कह रहे थे कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा जो पैट्रियट है, भारत माता की जय बोलते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, लेकिन भारत सरकार उनको ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, जो बड़ी स्पष्ट वर्ड बोलनी चाहिए। जी जी कश्मीर में मुझे लगता है कि एक ना, जिसको हम बोलते हैं ना कि सॉर्ट ऑफ अनअवेयरनेस का एक सिंड्रोम फैला हुआ है। अनअवेयरनेस का सिंड्रोम। यस, सिंड्रोम है ये इसको जितनी जल्दी होगा कश्मीर के लोगों को छोड़ देना चाहिए। अनअवेयरनेस का सिंड्रोम ये होता है कि हम जम्मू कश्मीर के थे, महाराजा हरि सिंह हमारा राजा नहीं था, है ना, एक इन्फॉर्मेशन है। कैसे नहीं था? जी आप एक रियासत के बशिंदे थे, राजा सबके थे, और उनके पास राइट था आपके बारे में डिसीजन लेने का। आपको किसी ने आके बोल दिया जी गलत हो गया, ठीक, फिर आपके पास राइट था कि जो आप जिसको पॉलिटिकली चुनो। आपने शेख अब्दुल्ला साहब को चुना, और टेम्परेरी तौर पे भारत सरकार के एक्सेशन के बाद भी उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दी गई कि चले जब तक हालात ठीक नहीं होते कर लेंगे। और नेहरू जी को लगा कि हम यूएनओ में जाएंगे। तो गलती की हुई को रेक्टिफाई करना होता है या बढ़ाते रहना होता है? ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन अब हो गई ना। जो
चीज़ें डिले कर दी गई थी कि 370 का एक टेम्परेरी प्रोविज़न रखा गया था, आपने उसको बढ़ाते 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 70 साल तक लाया। अब एक सशक्त सरकार अगर भारत की आई है, जैसी कि शायद कभी नेहरू जी की रही होगी, जिन्होंने डिसीजन लिया था कि अब हम इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे कि हमारे पास और बड़े मसले हैं, इस टाइम भारत की इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है, पाकिस्तान से हमारी पहली वॉर हो चुकी है, स्टेबिलिटी लानी है, डेवलपमेंट लानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अखंड भारत। तो जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जी तो जो ये डिस्प्यूट रख दिया गया अब ख़त्म हो गया। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमसे बात करिए किस मुद्दे पे, कश्मीर में क्या नहीं हो रहा है। जब आप कश्मीर कह रहे हैं तो आइसोलेटेड कहिए कि हम कश्मीर के वो 4-6 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर को बात कर रहे हैं तो फिर आप जम्मू को इग्नोर करके अपनी बात नहीं करिए। जम्मू हैज़ गॉट इट्स टेक्स। ये वो पुराने दिन गुजर गए कि जम्मू की लीडरशिप नहीं है, जो वहाँ से चीफ मिनिस्टर आएंगे वो जम्मू पे बात करेंगे और जम्मू के लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी को अपना एक वोट चाहिए, हर एक को स्पेस चाहिए। तो आज की पोजीशन ये है कि इंजीनियर सी सब आए, भारत सरकार के पीएसए की वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। भारत सरकार, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के ही जजेस के द्वारा उनको बेल मिली, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो जीतें, वो अपने लोगों की बात करें। जम्मू से जो जीतेगा जम्मू के लोगों की बात करेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में जो जीतेगा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेगा। लेकिन ये जो सिंड्रोम ऑफ हाफ ट्रूथ्स हाफ फैक्ट्स का है, ये बंद कर दें। फैक्ट्स यही हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो एक स्टेबल रियासत की तरफ बढ़ रही है। सेंटर को जैसे हालात मिले वैसा उन्होंने अप्रोप्रिएट बिहेव किया। फैक्ट ये है कि ब्लड शेड जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। हालात तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे, बिकॉज इट इज़ अ प्लेस जिसका बॉर्डर अभी भी पोरस है। पाकिस्तान से अगर डायरेक्ट अटैक हुआ था 1947 की पार्टीशन के बाद, जी जी तो आज वो इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर चल रही है। तो उसको हैंडल करना भी सेंटर को बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में अगर कुछ लीडर्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट बना दें, वो यूथ ऑफ कश्मीर को इंग्लिश अच्छी बोलना सिखा दें, हिंदी बोलना सिखा दें, लेकिन सिखाने के साथ कंटेंट की अगर बात करें तो हाफ ट्रूथ की तरफ उनको ले जाएं, तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है इंजीनियर रशीद का आना ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपनी सीट्स लें, असेंबली में जाएं, करें बात, किसने मना किया। सर, एक चीज़ इसी को देखते हुए मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जब उनकी रिहाई के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोग और भारत के जितने भी लोग हैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो भी आपको बताया जा रहा है उसे सच ना माने, बिकॉज इट इज़ हाफ द ट्रूथ। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के आगे आधे फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुद अपने लेवल पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, फैक्ट्स ये है, जम्मू कश्मीर रियासत जो थी ये बड़ा टफ टेरेन था। जी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, रोड्स नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, उस वजह से ये स्टेट जो थी ना, हमारी पूरी की पूरी डोगरा रियासत हम इसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर की रूलिंग में जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए जी तो सिग्निफिकेंटली रोड कनेक्टिविटी ईजी नहीं थी। इन पहाड़ की रेंजेस को, पीर पंचाल को क्रॉस करना कोई ईजी वे नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, सिख इधर रूल कर रहे हैं तो अभी डोगराज ने इसको मैनेज किया हुआ है, लेट देम डू इट, हम इसके बाहर रहेंगे। और इस वजह से ये जो पॉपुलेशन थी लिमिटेड सी यहाँ रुक गई। एरिया बहुत बड़ा है, नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने तरक्की की, वाटर को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान लिया गया, और यहाँ वाइट वाटर की कमी नहीं है। हमारे पास मेजर रिवर्स हैं, चनाब है, झेलम है, मेजर रिवर रावी है। जी हाँ तो ये सारे रिवर्स जो है ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो गए। जब कोई चीज़ ग्रो करती है उसकी तरफ नज़र जाती है। तो उसकी नज़र जब जानी थी तो महाराजा जी को ये इंटरनेशनल एक्सपोजर था। उनको लगा कि दिस स्टेट कैन बी ब्यूटीफुल स्टेट जिसको हम अच्छी तरह ग्रूम कर सकते हैं। और बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में इसकी डिफरेंस ये था, बाकी विद इन दी टेरिटरी थी, ये ऑन द बॉर्डर थी, थोड़ी सी अलग थी। इसका एक पोर्शन लखनपुर से आगे कनेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं, डिवीजन हुआ था ब्रिटिश इंडिया का, जी तो ब्रिटिश इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। बाकी सारा ये एक साइड से हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, और
पिछले जब चाइना से पीछे जाए अफगानिस्तान तो वहाँ रशिया था, और रशिया और ब्रिटेन का आपस में बड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप तो जो सिंपल ही ना था। देवर हैविंग कि वो भी कॉलोनाइज करते थे, जी ब्रिटिश भी कॉलोनाइज करते जी थे। जी तो ये फैक्ट है कि एक तरफ रशिया था अफगानिस्तान के ऊपर, जिसको बाउंड्री टच करती थी हमारी, आ चुका था। एक तरफ चाइना था, चाइना भी ब्रिटिश के साथ इन्वॉल्व था, और एक तरफ हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था। तो जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन होता है तो महाराजा जी को लगता है कि आई कैन मेंटेन, कि मैं इसको आइसोलेट रख सकता हूँ। कोशिश की उन्होंने, लेकिन ब्रिज किसने किया? उन्हीं लोगों ने जिनको आज कश्मीरी सिंपैथाइजर मानते हैं। कश्मीर में पहली गोली किसी भारत के आर्मी ने नहीं चलाई थी, वहाँ इन्वेडर्स ने चलाई थी। पाकिस्तान आर्मी के वो मतलब रेगुलर सोल्जर्स थे, उन्होंने कश्मीर में एट्रोसिटी शुरू की। महाराजा तो बचा रहे थे, और महाराजा को फिर जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़ा कि अगर हम इस तरीके से उनको मारने देंगे तो हमारी तो प्रजा जो है वो एकदम क्या, जो हमने तो भेड़िए के सामने बिल्कुल शरीफ लोगों को फेंक दिया। तो उन्होंने फैसला लिया, एक्सेशन किया, और उन्होंने कहा ठीक है, इंडियन आर्मी जो है वो टेकअप करेगी। और फिर 1 साल तक आर्मी लड़ाई करती रही, और अल्टीमेटली रिसोर्सेज की कमी होती है, देश को भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वॉर को पॉज किया गया। जहाँ जहाँ इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी बैठी, जहाँ और वो एरिया को हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जी अब डिस्प्यूट क्या है, मुझे ये बताया जाए। 70 साल से अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग रेजोल्यूशन आ चुके हैं, और एक फाइनल रेजोल्यूशन अब आ चुका है कि अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक प्रोविजनिंग थी कि यहाँ पे बाहर का कोई आके डायरेक्ट लैंड नहीं ले सकता, और इस स्टेट को राइट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलने का, ये लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टेट के लिए पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि एक वनरेबिलिटी रहती है। यू हैव टू गेट द क्लियर थिंग्स इन योर हैंड। अब वो क्लियर हो चुका है, इंडिया की पार्लियामेंट ने पूरी तरह क्लियर कर दिया। जैसे बाकी स्टेट्स हैं वैसे ये भी स्टेट है। अब इसके नेक्स्ट चैलेंजेस हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे उसने लद्दाख की बात की, जी ये अब पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, और ये एड्रेस होंगे। जम्मू कश्मीर एक एनवायरनमेंट सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू का डोगरा भी इस चीज़ को समझता है, जम्मू का पहाड़ी भी समझता है, कश्मीरी भी समझता है, और लद्दाखी भी समझता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में जो सेंटर में बैठे लीडरशिप है, उनको भी साइंस आती है, उनको भी पता है कि ये स्टेट बाकी स्टेट्स की तरह सिंपल जोग्राफिकली मेड स्टेट नहीं है। इसमें पहाड़ हैं, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें फ्लोरा फौना है। हम इसको बाकी स्टेट की तरह टोटली इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रोविजनिंग आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। जो ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे हर 40 किलोमीटर लैंग्वेज बदल रही है। तो आहिस्ता 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 इस तरह बढ़ना चाहिए। जी इंजीनियर रशीद साहब जैसे लीडर्स को, जो लोग जिनकी सुनते हैं, उनको इस तरह बढ़ना चाहिए। और अगर लोग इसलिए उनकी सुन रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पिछले 50 सालों में बोला गया कि आप अलग हैं, आपको अलग बोलेगा तो लीडर बनेगा, तो आप उनको फर्दर कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये मसला जो है आगे चल के कश्मीर को स्ट्रांग नहीं बनाएगा, ये वीक बनाएगा। और दूसरी तरफ से जो लोग इसको समझ चुके हैं वो स्ट्रांग बनेंगे। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि एक टाइम था कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इलेक्शन बाइकआउट करते थे, और जम्मू के जो पॉपुलेशन है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट्स में इंटरेस्ट लेते थे। आज कश्मीर के लोग वोट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ये मेरे को वोट किया गया है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है वो इंजीनियर रशीद के लिए लोग निकले हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, चाहे किसी के लिए निकले। और इसी गल का बात डर तो नहीं लगा ना किसी को। जी, और इसी बात को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि दरअसल जो कश्मीर के लोग हैं उनसे कभी पूछा ही नहीं गया कि आखिर में उन्हें क्या चाहिए। इसी चीज़ का रिएक्शन देते हुए उन्होंने जमकर वोट किया, और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि टेक्निकली लोग जो न्यू कश्मीर का एक एजेंडा चलाया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट द्वारा, उसके खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने अपना जो एक कहा जाता है कि हम आपके साथ अग्री नहीं करते, उस बात का मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों ने जमकर वोट दिया। उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये भी एक मैंने बोला ना हाफ ट्रूथ और अनअवेयरनेस का एक बोलेंगे, जिसको कि उनका एक जिसको एक जर्नल पॉलिटिकल बात अगर हम करेंगे तो वो प्रेफर कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा था या बीजेपी की सेंटर सरकार ने कहा था 370 पार। ये फैक्ट्स हैं। इलेक्शंस आर नॉट नो डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक स्लोगन देंगे और लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। मैं आपसे ये शेयर करूंगा और अपने ऑडियंस से भी शेयर करूंगा जी 2014 का इलेक्शन का मुद्दा था करप्शन, और जब से मोदी सरकार पावर में आई है, आप कुछ भी कहें, करप्शन के कोई चार्जेस इन पे नहीं आए हैं।
रफ़ाल की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन ले लिया। जबकि जब 2012 का अन्ना हज़ारे का आंदोलन चला, उसमें कन्विक्शंस भी हुई और कई केसेस में इस सरकार ने जहाँ पे भी कहीं पे करप्शन का कोई एलिमेंट आया उसको उन्होंने एक्सपोज भी किया और इस पर एक्शन भी ली गई, और ये सरकार आई थी अगेंस्ट करप्शन। अब जो आप बात कर रहे हैं कि 370 पार, 370 वॉज अ पार्ट, और एंटी इनकम्पेंसी भी है, वो बाकी पॉलिटिकल लोगों की मर्जी है, वो 240 दें या 400 दें या नहीं दें, मीडिया उसका काम नहीं है उस पर कमेंट करना, मीडिया उसका काम है फैक्ट्स लाना। जी तो फैक्ट्स ये हैं कि ना कांग्रेस गेन कर पाई 100 के बियॉन्ड एज ए कलेक्टिव, जी ना ही बीजेपी पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाई। तो फैक्ट ये है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो भी बढ़ रही है। भारत एक बड़ी खूबसूरत कंसोर्टियम ऑफ स्टेट्स है, उसके रिसोर्सेज है, आहिस्ता आहिस्ता हम उधर ही बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को भी वही चाहिए कि जम्मू कश्मीर को भी अपने रिसोर्सेज के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए, दिल्ली को भी, महाराष्ट्र को भी, अल्टीमेटली आप देखेंगे आहिस्ता 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 कुछ चीज़ें जो है सेंटर के पास होंगी और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो स्टेट्स अपने हाथ में लेंगी और आगे बढ़ेंगी और अपने लोगों की तरफ ध्यान देंगी। अब बिहार की पॉपुलेशन है 13 करोड़, एरिया लगभग 1.25 गुना है JNK से। जी ये फिगर को समझना है कि अगर किसी का एरिया हमसे 1.25 गुना है तो वहाँ की पॉपुलेशन 13 करोड़ है। यूपी का एरिया हमसे लगभग डबल है, या 4 गुना है, सॉरी डबल ही 4 गुना है, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है हमसे। जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 1,40,00,000 के करीब अभी होगी, सेंसस के बाद अभी क्लैरिटी नहीं है, बट एरिया बहुत बड़ा है। अब अगर आप यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझेंगे कि उसका असर क्या होगा। और अगर नहीं करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज, या आप बोलते हैं यहाँ कोई नहीं आए, तो किन पैरामीटर्स में आपने रोकना है। जो लोग यहाँ पे आके सर्विसेज कर रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं, उनको मना नहीं कर सकते। तो यही प्रोविजनिंग दी गई। अगर यहाँ की बेटी कहीं बाहर जाके शादी करती है तो उसकी फैमिली को राइट बनता है आने का, यही दिया गया। कश्मीर को प्रॉब्लम क्या है, मैं उनकी पूरी बातों को समझ रहा था कि शेख अब्दुल्ला साहब ने जब एक डिसीजन ले लिया कि मैं कश्मीर के सब लोगों को, जम्मू के, उनको तो जम्मू का भी मैंडेट था, एनसी जब ये आई वजूद में, शेख अब्दुल्ला साहब का जम्मू कश्मीर का पूरे का मैंडेट था जी। उनके बाद किसी भी पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं मिला जी। किसी को जम्मू का मिला, किसी को कश्मीर में मिला, किसी ने कश्मीर में बाइकआउट ही कर दिया। अब 37 साल के बाद इस इलेक्शन में जमात भी आ रही है, इंजीनियर रशीद भी आ रहे हैं, एनसी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, इंडिपेंडेंट भी आ रहे हैं। अब इस इलेक्शन के बाद में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है कि जम्मू कश्मीर में हमें इस पॉइंट पे रिजर्वेशन चाहिए, हमें यहाँ पे कोई एक रिस्ट्रिक्शन चाहिए कई एरियाज़ में, तो वो सब लोग बैठ के बात करेंगे, और बात करेंगे सेंटर के साथ। वो तो सारी स्टेट्स करती हैं, और अगर सेंटर नहीं कन्विंस होगा तो फिर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट इन सब के बीच में एलिनेट कर देना, एक कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर के नाम पे अलग ही कर देना, ये क्यों दिया जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने अपने यूथ को, अपने फ्यूचर जनरेशन को। अगर अब वो ख़त्म हो चुका है, 2019 के बाद 5 साल गुजर चुके हैं, आप फिर से वो डिस्कशन स्टार्ट करें तो ये चीज़ जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर की फ्यूचर के लिए और स्टेट के लिए आने वाली टाइम में भी ठीक नहीं होगी। वो कह रहे हैं मैं इसको यूटी नहीं मानता। ये टेम्परेरी प्रोविजनिंग की गई। ऑप्शन क्या थी आपके पास? आपके पास क्या ऑप्शन थी? यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है? कौन है यहाँ पे जो डिस्टर्ब कर रहा है ना? डिस्टर्बेंस ये बना नहीं ना कर सकते, डिस्टर्बेंस नहीं है। जो लोग इस डिस्टर्बेंस को सोचते हैं कि आप सामने से कोई वेपन लेके आ रहा है तो आप उसका जवाब दे देंगे। आज जिन टेररिस्ट्स ने वहाँ पे कैजुअलिटीज़ की हैं, वहाँ पे सिविलियंस को मारा है, आर्मी के जवानों को मारा है, उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर किसी बेल्ट फोर्स के इंसान ने लॉ को तोड़ा है, उस पर भी ट्रायल चल रहे हैं। तो इन सब के बीच में अब डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, यूथ को एंगेज करने की बात करें, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करें, लेट द जम्मू कश्मीर बिकम ट्रू नया जम्मू कश्मीर। आप बताएं इंजीनियर रशीद का जम्मू कश्मीर कैसा होगा? मोदी जी का आपको अच्छा नहीं लग रहा या सेंटर का नहीं अच्छा लग रहा, आप बताएं आपके जम्मू कश्मीर में क्या होगा? आप क्या देखना चाहते हैं उसके अंदर, वो भी बात करें। उन्होंने पूरे इंटरव्यू में इसकी बात नहीं की। इंटरव्यू से पहले देखा गया कि जब उनकी रिहाई होती है, पहले उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला
महबूबा मुफ्ती, उनके ऊपर कई तरह के तंज कसे और कहा कि जम्मू कश्मीर के सही गद्दार तो यही लोग हैं। बाद में देखा स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। ये अचानक से चेंज क्यों, क्या देखिए, लगता है एक आपको? मजाकिया वर्ड है पॉलिटिक्स। ऐसे जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो नहीं बोलते हैं पॉलिटिक्स, जी। लेकिन जब हम मजाक करते हैं तो पॉली मतलब बहुत से टिक्स में टेक्निक्स लगाओ, मल्टीपल टेक्निक लगाओ, पावर में आओ। मैं ये कमेंट करूँगा कि आज जम्मू कश्मीर को लीडरशिप की ज़रूरत है, और अगर इंजीनियर रशीद साहब को लीडरशिप का मौका मिल रहा है, उन लोगों का जो लोग पिछले कई दशकों से डेवलपमेंट से पीछे हैं, तो उस सिचुएशन में उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट से परहेज करना चाहिए, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जितनी कम से कम दी जाएं, नहीं तो आने वाले समय में जो क्रेडिबिलिटी लूज कश्मीर की बाकी लीडरशिप ने की थी, वही क्रेडिबिलिटी लूज कश्मीर की प्रेजेंट लीडरशिप भी करेगी। और हाँ, सवाल जम्मू कश्मीर एज ए टोटलिटी का, ये इलेक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से बहुत चीज़ें क्लियर करेगी और अवेयरनेस फैलेगी कि जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर भी है। ये आपकी बात है, पर दूसरी तरफ देखें, इंजीनियर राशिद के बाहर आने के बाद एनसी और कांग्रेस, इन दोनों ने जहां पर अलायंस बनाया हुआ है, अलायंस के बाद इन दोनों पार्टीज़ ने अपने अपनी कमर कस ली है कि कश्मीर जो है वो किसी तरह से हम वहाँ से सारे वोट्स जो हैं वो बटोर लेंगे। इनकी रिहाई के बाद आपको क्या लगता है कि इनकी ये जो अलायंस है, इस अलायंस के ऊपर कितना बड़ा प्रहार हो सकता है? देखिए, जो तो पर्सनली एम्बिशियस लोग हैं कि एमएलए बनना उनका पर्सनल एजेंडा है, बट उनके पास पब्लिक पे जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो वो तो ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान देंगे, अलायंस कर लीजिए, नहीं कर लीजिए, कैंडिडेट दे दीजिए, सीटें क्यों नहीं दी, हमें टिकट क्यों नहीं मिली। और जो ट्रू लीडर्स हैं, जो ये समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको बोलते हैं ना बैरियर था, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक कन्फ्यूज्ड आइडेंटिटी में रखा गया था। कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी थी ना, कि आपको बोला गया कि आप भारत के तो सिटीजन हो, बट जम्मू कश्मीर का सिटीजन भी हो तो आप जम्मू कश्मीर के सिटीजन हो। तो इट इज़ एन सीरियस ऑब्जर्वेशन, इट इज अ सीरियस थिंग। यस, तो वाई आइडेंटिटी शुड बी डिस्प्यूटेड, इट शुड एग्जैक्टली। बी क्लियर। तो अब वो आइडेंटिटी क्लियर हो चुकी है कि जो भारत का नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का भी है, और जो जम्मू कश्मीर का है पूरे भारत का पहले भी था। तो अब इस आइडेंटिटी की कन्फ्यूजन को ख़त्म करके आगे बढ़ने का टाइम आया कि यहाँ पे हम लोग अपने टूरिज़्म को बढ़ाने की बात करें, यहाँ पे हम बिजनेस एवेन्यूज़ की बात करें, यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, कनेक्टिविटी इंप्रूव करें। ऑलरेडी हमारे पास कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको और कैसे रोबस्ट बनाएं, जी। कैसे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़े। अगर आप लोग इन मुद्दों पे जाएंगे तो आपको टेक्निकली ग्रो करना पड़ेगा और आपको एक विजन देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं ले पाए बेनिफिट उस एक ऐसी लीडरशिप का जिसने गुजरात का नक्शा पलट करके रख दिया, आज वही लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन के बैठी और उसने जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम को हाथ डाला और काफ़ी हद तक उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। आज जितनी भी लीडरशिप को हैंगओवर है ना, जो 1980s में थे, 90s में थे, उनको हैंगओवर चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्शन उनका हैंगओवर ख़त्म करेंगी। क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता वो हम नहीं कमेंट कर सकते। जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो पब्लिक में जा रही हैं, मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। बट अगर कहीं पे कोई सेंटिमेंट ऐसा है कि हम अलग हैं, तो वो सेंटिमेंट उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, उनकी फैमिलीज़ के लिए सही नहीं है, और ये नुकसान ही देगा। और अगर वो आज भी समझ आते हैं कि भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हवाले कर दिया गया बाय महाराजा अपनी पॉपुलेशन को, तो हम अपने अपने महाराजा को ऑनर करें और उसके ऑनर के साथ हम चलें, बजाय इसके कि कुछ पॉकेट्स में कई लोगों ने उसको अलग से ले लिया। तो वो चीज़ गलत है और ये चीज़ ही नुकसान दे रही है जम्मू कश्मीर को, पर्टिकुलरली कश्मीर को। जम्मू ने कभी भी किसी नेगेटिविटी का साथ नहीं दिया। अगर वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स आए, वो कह रहे थे केरन से आए, गुरेज से आए, कहाँ आए बताएं, उनको पूछे कहाँ गए, वेयर दे आर पीपल, दे आर इन जम्मू।
और जम्मू कश्मीर के पूरे डिस्टर्बेंस के बीच में जम्मू के डोगराज ने उनको वेलकम किया, भाई आप आओ, हम आपको जगह देते हैं, आप आओ, हम आपके बच्चे पढ़ाते हैं, क्योंकि ठंड है, टेररिज्म है, परेशानी है। और आज जब आप बात करते हैं फिर कश्मीर की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ ज़्यादा बात करते हैं इसलिए। और यहाँ पे मीडिया हाउस अब जम्मू की बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करें। ये रजीज साहब, आपके जम्मू में कोई भी आपकी इस बात को बयान नहीं करेगा। आप डेवलपमेंट की बात करें, हम भी आपके साथ हैं। आप एक इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, सोचिए ना आप क्या बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं छत है तो दीवारें नहीं है। तो इसी तरह जो आज की ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने एनसी को न्यूट्रलाइज किया। इट सीम्स कि आगे चल के हो सकता है एनसी के साथ भी कोलैबोरेट करें, वो बोले कि हम कश्मीर पार्टियों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो पूरी बात कर रहे थे, वो अपने आप को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख रहे हैं, और हो सकता है बने भी, और हमें खुशी होगी वो बने। लाल के हसीन नहीं, ऐसा नहीं है, एजुकेटेड है, समझदार है, ही कैन बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू JNK UT। अगर लोग उनको मैंडेट देते हैं, उन पार्टियों को मैंडेट मिलता है जो उनके साथ जा सकती हैं, तो देखिए डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है, मेजॉरिटी विंस। यस, मेजॉरिटी कभी गलत नहीं होती, ये भी सच है। तो कौन क्या चीज़ मिलिटेंसी लाती है, टेररिज्म लाती है, जो अपने थॉट को सरेंडर नहीं करती है मेजॉरिटी के आगे। जैसे अगर हम कहीं बैठे हैं, हमारा मन करता है हमने आम खाने हैं, 6 लोग बैठे हैं, अगर 50-50 होता है तो कोई नहीं खा पाएगा, मेजॉरिटी नहीं हो रही है। अगर 4 कहते हैं आम खाने हैं तो 2 का नहीं मानना ना, अब उनको खुशी खुशी खाने हैं कि मेजॉरिटी ने कहा है, हम साथ हैं। अगर वो 2 लोग पॉलिटिक्स शुरू कर दें, वो आम के बीच में कीड़ा लगाना शुरू कर दें कि हमने सेब खाने थे, तो दैट इज़ नॉट ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो अगर मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया कि शेख अब्दुल्ला साहब के साथ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया, सेंटर को लगा, फिर शेख अब्दुल्ला को लगा नहीं यार मैंने माइनॉरिटी को भी एड्रेस करना है, तो फिर डेमोक्रेसी में आप कभी भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो विदाउट अवेयरनेस। ये जो अभी आपने बात की आम में कीड़ा लगाने वाली, तो आपको लगता है कि इंजीनियर राशिद जैसे जो लोग हैं वो आम में कीड़ा दिखा, कीड़ा ही लगा था ना, तो कीड़ा ही तो लगा था। पाकिस्तान से लाया क्या कीड़ा, लगाया गया यहाँ पे, डेवलपमेंट ही नहीं हुई। और आज अगर किसी ने उसको काट दिया है और फिर से शुरुआत हो रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप बढ़ चढ़ कर लोगों में जाएं कि यार हम पे ट्रस्ट करो, हम फाइट करेंगे। कैसे पॉसिबल है कि एक सेंटर की सरकार है, 28-30 हमारी यूनिटेरियन स्टेट्स हैं, खाली वो जम्मू कश्मीर को लेके वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे वो डिसीजन लेना चाहते हैं, 34% की ग्रांट दे रहा है सेंटर, तब जाके स्टेट में हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। और क्या करे सेंटर आपको, अगर आज सेंटर डिसीजन ले, हम ग्रांट्स नहीं देते हैं, ये तो उल्टी सीधी बात है, अनअवेयरनेस, तभी मैंने बोली ना, उल्टी सीधी बातें करने। प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी, प्रॉब्लम है कि एक ऐसा माहौल आप बना देते हैं कि यहाँ गवर्नर रूल्स लगाने पड़ते हैं, LG रूल लगाने पड़ते हैं। फिर से आप शुरू हो गए, कश्मीर से बात करो, चलो बताओ क्या बात करनी है, क्या चाहिए आपको, रेफरेंडम चाहिए आपको, कैसे आएगा रेफरेंडम। जिस मुल्क की आप बात करते हैं वहाँ पे उनको बोला गया था कि आपको डीमिलिटराइज करना है पहले POJK को, वहाँ कर रहा है पाकिस्तान डीमिलिटराइज। 71 की वॉर भी उसके साथ होगी, 65 की वॉर उसके साथ होगी। अब सोल्यूशन ही यही है कि पहले आप जो पीसफुली कश्मीर में रह रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ करें, मेहनत करें, और किसी राइट टाइम पे ये भारत सरकार पे छोड़ दें, वो पाकिस्तान से बात करके अपने सिटीजन्स के लिए, और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी ने किया ना स्टेटमेंट कि वहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं और वो यहाँ पे वेलकम है, तो आप फिक्र नहीं करें उसकी। और अगर आपको उनकी फिक्र करनी है, आप MP हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो सकते थे, आप सारे कंट्री में जाके करें मेहनत और लाएं अपनी सीटें। बट जब डेमोक्रेसी के थ्रू एक मेजॉरिटी आ जाती है, उसको वेलकम करें और अपनी बात डिबेट एंड डिस्कशन में रखें, प्रोवोकेशंस ना करें। उन्होंने कहा कि पत्थर मारने पड़ते हैं जब किसी की बात नहीं कोई सुनता। भाई आपने समझना बात कर क्या रहे हैं। बात थी जब यहाँ की बच्चियों को बाहर जाके शादी करने के बाद राइट्स नहीं थे, बात थी जब यहाँ पे लोग बैठे थे 47 के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज बैठे थे, आप उनको राइट्स नहीं दे रहे थे, बात थी। बड़ी बातें ऐसी थी जो यहाँ पे हो रही थी और गलत तरीके से वो मैनेज हो रही थी। आज वो सारी बातें ख़त्म है, आपको मौका मिल रहा है MLA बनने का, MP बन चुके हैं, आएँ पार्टिसिपेट करें, चीफ मिनिस्टर भी बने, सरकार भी बनाएं, लेकिन फॉर गॉड सेक जम्मू कश्मीर को एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह लें और अपना अच्छा काम करें। हम वो भी रिपोर्ट करेंगे, और अगर आप इस तरीके से प्रोवोकेशंस करेंगे तो बिटवीन दी लाइंस जाके हम बात करेंगे। आज मुझे आपको देख के
खुशी हो रही थी कि आप 5 साल के बाद बाहर आए, और दुख भी हो रहा था कि आपने जो दर्द, जो परेशानी है वहाँ देखी एज ए पर्सन, वो नहीं देखनी चाहिए किसी को। लेकिन क्यों लगाना पड़ा पीएसए आप पे? आप ऐसी क्या स्टेटमेंट दे रहे थे? कैसे लोग भूल सकते हैं कि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट के ऊपर बोला, गौ मांस खा के बताया था आपने, मैं खाऊंगा। तो आप किसी को प्रोवोक नहीं ना करें उस चीज़ के ऊपर, फिर आप कश्मीरी के पीछे नहीं ना छुप जाएंगे, हाँ मैं कश्मीरी में छुप जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। मुझे लगता है कि इट्स अ सेंटिमेंट, हर आदमी करता है। गौ रक्षक के नाम पे कोई किसी को एक्सप्लॉइट करता है, कोई गौ मांस खा के बताता है अपने लोगों को मैं बड़ा हूँ। ये सब चीज़ें गलत है। अब एक कैजुअलिटी हुई है कि वो गौ रक्षक के नाम पे उसको बेचारे को मार दिया गया बुलेट से, वो उस बेचारे को पता ही नहीं था। तो ये वो लोग होते हैं जो देश के दुश्मन होते हैं, इनको ओन नहीं करना होता, लॉ को इनके साथ डील करने देना होता है। तो आप भी उन लोगों को ओन मत करिए। आप कह रहे हैं जेलों से बाहर निकालो उनको, बिल्कुल निकलने चाहिए। अगर आप पे पीएसए लगा और आज लॉ को लगा कि आपका पीएसए नहीं है तो उन्होंने आपको बेल दे दी, उनको लगेगा नहीं है तो परमानेंट बेल मिल जाएगी। जो लोग अंदर हैं उनके भी ट्रायल्स हों, वो भी देखें, और अगर उनके अगेंस्ट मिलते हैं सबूत तो अंडर लॉ उनके साथ डील किया जाए, और अगर नहीं मिलते हैं, लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनको ओन करना लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल स्टैंड है। और पॉलिटिकल स्टैंड जो है ना, उसने हमेशा वर्ल्ड को नुकसान ही दिया। जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये सिचुएशन बनी हुई है उसको साइड पे रखते हुए एक पीसफुल और सक्सेसफुल जम्मू कश्मीर को किस नज़र से देखते हैं? आज का आखिरी सवाल। देखिए, हम तो इस लाइन के नहीं है, बट एज एज अ सिटीजन। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, लैंड बैंक ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज का अबंडेंस है। यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। भाईचारा तो जम्मू कश्मीर की ब्लड में है, चाहे वो कश्मीर के मुस्लिम्स हैं, जम्मू के हिंदू हैं, डोगरे हैं, सब में भाईचारा है। ये भाईचारा इतने सालों से लोग कोशिश करें डिस्टर्ब करने की, नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन जो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थोड़ी देर के लिए एक डिस्कशन डिबेट ले आती है ना, उसका नुकसान हमें होता है। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारी नेचुरल अट्रैक्शन है विद कश्मीरीज़ की, विद जम्मू पीपल, ये सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठे बैठ के अपने अपने नुमाइंदे चुने, वो असेंबली में बैठे, 90 लोग बैठे इकट्ठे, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, वुमेन राइट्स, सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करें, इन्वायरमेंट पे काम करें, सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि आज दिल्ली भुगत रहा है इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को। अगर यहाँ 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग हम कह रहे हैं आए टूरिज़्म के तौर पे, तो उसकी प्रॉब्लम को भी देखना है, तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे। तो ये जो इमीडिएट हमारी जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि जम्मू कश्मीर पीस हुआ और एकदम ग्राफ टूरिज़्म का चला गया ऊपर, हम बड़े खुश हुए। वो टूरिस्ट अपने साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ला रहा है वो भी देखना है, कैसे हमने अपनी खूबसूरती को बचाना है वो भी देखना है, इसको कंक्रीट जंगल से बचाना है वो भी देखना है। नहीं तो ट्रेलर है अभी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आया और उल्टी सीधी प्लानिंगों में लग गया। कश्मीर में भी ऐसा हो रहा है। तो आपने ये देखना है कि हम जब असेंबली में बैठे, हम इन चीज़ों पे फोकस करें और जो सेंटर के मुद्दे हैं उधर छोड़ दें, ना कि हम लोग अगर एमएलए एमपी बन जाएं और हम फिर बार बार जाके किसी को प्रोवोकेशन देते रहें सेंटिमेंट्स की, और वो मतलब मुद्दा बदल जाए और एक जनरेशन निकल गई, 2 निकल गई, 3 निकल गई, सब जनरेशनों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, सब जनरेशनों में चीफ मिनिस्टर आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आपके चीफ मिनिस्टर के पास प्रॉब्लम होगी कि मुझे कैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी है, डूडू बसंतगढ़ से लेके वो कंगन के आखिरी रोड तक कश्मीर की, उसके ऊपर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। वो देखेगी कैसे मैंने अपने यूथ को एक एवेन्यू देना है, कैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाई इंप्रूव करनी है, कैसे कॉलेजेस इंप्रूव करने हैं, कैसे कॉलेज जो कंट्रेक्चुअल लोग लगे हैं उनको पक्का करना है, मैंने कैसे रेवेन्यू बढ़ाना है। ये न्यू नहीं बढ़ा पाएंगे ना अपना एम्प्लॉयमेंट जब तक कि ये अपना डेट कम नहीं करेंगे। 34% ग्रांट्स के ऊपर थोड़ी नया नया आप लोड डालेंगे आप जी। तो इसके लिए डेवलपमेंट की बात ही हो, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चल रही है, बॉर्डर टाइट चल रहे हैं, चैलेंजेस तो हैं कि जो चीज़ पिछले 70 सालों से कमज़ोर चली, अब कम से कम 7 साल तो लगेंगे, 5 ही हुए हैं। लेकिन इसके बीच में जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस आई है, और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी जो है वो हैंडल और चेक की जा सकती है वह पॉलिटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल, वो हो रहा है। अब देखेंगे जब इलेक्शन के बाद
सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कैसा बिहेव करती है। नहीं तो जो ब्यूरोक्रेसी ने एडवेंचरिज्म किया है यहाँ पे, और जो पिछले 5 साल में उन्होंने अपने तरीके से काम किया है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से एलजी साहब की जैसा एक मजा हुआ लीडर भी ग्राउंड पे जाके उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया। तो अब वही गलती अगर फिर से शुरू हो जाएगी कि जो सरकारें चुन के आएंगी वो पॉलिटिकल बातें करेंगी, हाई टोन्स में जाएंगी, और फिर ब्यूरोक्रेसी को मजा हो जाएगा कि ये तो अपने मसलों में लग गए हैं, एनसी ने ये बोला, फलाना ये जवाब दे रहा है, बीजेपी ने बोला, फलाना ये जवाब दे रहा है, डेवलपमेंट की बात साइड पे चली गई, और उसके बीच में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश कौन करता है? ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। तो सर आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त जाहिर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, पर उसके बावजूद आपने हमारे साथ अपना वक्त जाहिर किया, अपने विचार जाहिर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई ऑल्सो फील गुड कि जो मेरा मीडिया हाउस है वो जनता की सेवा कर रहा है, फैक्ट्स को सामने ला रहा है, एक न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे हैं। वी वांट टू सी जम्मू कश्मीर ग्रोइंग एंड हाईली इन्फॉर्म्ड। थैंक यू सर। Thank you. और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो तब खूबसूरत और ज़्यादा लगेगी जब यहाँ पर पीस को बढ़ावा जो है वो आजकल जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा। दूसरी तरफ जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, टूरिज्म सेक्टर है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और बाहर से जो टूरिस्ट आ रहा है उनके साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी जब प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा, और साथ ही साथ जो अब नए एमएलए चुनकर आएंगे जब वो जनता की बातों के ऊपर ध्यान देंगे, उनके मसलों को सॉल्व करेंगे, तब जाके एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बन पाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर व्यक्त करें। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। दीजिएगा इजाज़त। साक्षी साहनी को अर्थ न्यूज़ जम्मू।